Hello class, I hope you all are well. Okay, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. लास्ट टॉपिक में मैंने प्रोपोजिशंस के बारे में बताया था. Okay, let me show you what I had told. You can see here, this is the point that I had told you. प्रोपोजिशन क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशन, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था. सिंपल प्रोपोजिशन एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन. बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है कि अगर हम सिंगल प्रोपोजिशंस लिखते हैं, दैट इज़ आवर सिंपल प्रोपोजिशन. इफ़ वी कनेक्ट टू और मोर प्रोपोजिशंस विथ कनेक्टिव्स और ऑपरेटर्स और कनेक्टर्स, then that is called compound propositions. कल लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था. जिन लोगों ने नहीं देखा है उस वीडियो को ज़रूर देख लेना. वैसे मैं अभी इस वीडियो में मैं उस पॉइंट को भी मेंशन कर दूंगा, एक लिंक दे दूंगा जिससे तुम डायरेक्ट उस वीडियो पे भी पहुंच जाओगे. ओके, कैसे कंपाउंड प्रोपोजिशन, यानी हमें दो प्रोपोजिशन को कनेक्ट करना है. तो जब हम दो प्रोपोजिशन को कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें कनेक्टिव्स की ज़रूरत पड़ेगी. कनेक्टिव्स और यू कैन से ऑपरेटर्स. कनेक्टिव्स आर आल्सो नोन एज ऑपरेटर्स. जैसे ऑपरेटर होता है, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, मैंने बताया होगा तुमको कि ऑपरेटर्स यानी ऐसे सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशन करते हैं. सेम टास्क यहाँ पे कनेक्टिव्स का भी है, इसीलिए उसको ऑपरेटर कहते हैं. कनेक्टिव्स को ऑपरेटर भी कहा जाता है. ये दो सिंपल प्रोपोजिशन को कनेक्ट करने का काम करता है. ठीक है, तो ये कनेक्टिव्स कौन कौन से हैं, इट मीन्स हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स और ऑपरेटर्स आर देयर. दिस इज़ द पॉइंट दैट वी विल डिस्कस टुडे. ओके, आई विल टेल यू दिस पॉइंट. What is the point? The point is connectives. This is also known as operator. Operators. Connectives basically propositions में connectives की अगर हम बात करें तो there are only 5 types of connectives. 5 types. कितने टाइप के हैं? 5 तरह के. 5 टाइप्स. 5 तरह की कनेक्टिव्स. और ये 5 तरह के कनेक्टिव्स हैं जो सिंपल प्रोपोजिशंस के साथ अप्लाई करने पर एक कंपाउंड प्रोपोजिशंस को बना देते हैं. कैसे? पहले तो वो कौन कौन है कनेक्टिव्स को देख लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग कनेक्ट. इसी के साथ साथ एग्जांपल में मैं बताता भी चलूँगा. सबसे पहला जो कनेक्टिव है दैट इज़ कॉल्ड कंजंक्टिव. कंजंक्टिव, ठीक है. ये कंजंक्टिव, ये जो प्रोपोजिशन है, इसको मैं बहुत ही सिंपल अगर कर दूं तो तुम लोगों को 10th में लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ाया गया था. तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे उसमें तुम लोगों ने 3 चीज़ों को पढ़ा था 10th में, और वो 3 चीज़ें थी, वो 3 ऑपरेटर थे, एंड, और, एंड नॉट. सेम वही 3 ऑपरेटर्स यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई करेंगे, और उन्हीं में से एक है कंजंक्टिव, जिसको हम बोलते हैं एंड. यानी कंजंक्टिव एक ऐसा ऑपरेटर है या एक ऐसा कनेक्टिव है जो एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है. यानी कंजंक्टिव इज आल्सो नोन एज एंड कनेक्टिव्स और एंड ऑपरेटर. अब बात यह है कि ये तो एंड है, या कंजंक्टिव को हम लोग एंड भी कहते हैं. तो ये रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? कंजंक्टिव को रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हैं. उनमें से एक है, हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कंजंक्टिव को. मैं यहाँ पे केवल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ. ये तुमने देखा होगा, दिस इज़ कॉल्ड कैरेट साइन. ओह, पहले मैं इसको सेट कर दूँ क्योंकि मैंने इसको ध्यान नहीं दिया. ओके, अभी ये क्लियर हो रहा होगा.
सॉरी फॉर दैट, 5 मिनट का वीडियो भी बन चुका था, कोई बात नहीं, चलो इसी के आगे मैं इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ। हाँ ओके, इसको हम लोग अगर ऐसे करते हैं, ये जो है मेरा दिस इज़ कॉल्ड कैरेट साइन। जो कैरेट साइन होता है उसी को हम लोग कंजक्टिव या एंड के लिए के सिंबल के तौर पे हम लोग यूज़ करते हैं। इसको और भी कई तरीके हैं रिप्रेजेंट करने के। इसको एक तरीका है हम लोग डॉट लगा देते हैं, डॉट लगाते हैं तो डॉट से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरीका है कि हम लोग एंड लगा देते हैं, दिस ऐसे, इसको भी हम लोग कंजंक्टिव के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन जो प्रोपोजिशंस में हम लोग जो तरीका यूज़ करेंगे, जो ज़्यादातर तरीका यूज़ किया जाता है, वो या तो ये होता है या तो ये होता है। इन्हीं दो बेसिक सिंबल्स को हम लोग कंजंक्टिव में या एंड में यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? सिंपल सा, कोई भी प्रोपोजिशन, जैसे मैंने पीछे प्रोपोजिशन लिया था, उसी प्रोपोजिशंस को अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिखूँ तो हम लोग कह सकते हैं P डॉट Q, यानी P एक सिंपल प्रोपोजिशन है, Q एक सिंपल प्रोपोजिशन है, मैंने डॉट के साथ कनेक्ट कर दिया, तो यानी यहाँ पर ये एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बन गया। इसका एक रिज़ल्ट आएगा, और वो रिज़ल्ट क्या आएगा ये चीज़ हम लोग उसमें समझेंगे, ट्रुथ टेबल जब आएगा, ट्रुथ टेबल में मैं इसको क्लियर करूँगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और करके P कैरेट Q, ऐसे भी हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो बेसिक तरीके हैं जिसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कंजक्टिव यानी एंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका दिस और दिस साइन, और ये रहा उसका एग्जाम्पल। ठीक है, अब जब तुम लोग नोट्स बनाओगे, नोट्स में तुम लोग प्रोपोजिशंस के बारे में लिखोगे, टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस के बारे में लिखोगे, और जब ऑपरेटर या कनेक्टिव्स के बारे में लिखोगे, तो कनेक्टिव्स में जैसे कंजक्टिव लिखना है तो कंजक्टिव इज़ आल्सो नोन एज एंड। ठीक है, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज दिस दिस एंड दैट, और एक एग्जाम्पल। इस तरीके से तुम लोग नोट्स को अपना डिज़ाइन करोगे, नोट्स को बनाओगे। ठीक है, दूसरे टॉपिक पे आते हैं। दूसरा है हमारा जिसको हम लोग डिसजंक्टिव बोलते हैं, बस इसी में डिस लगा लो, DIS जंक्टिव। ठीक है, डिसजंक्टिव, कंजक्टिव एंड, तो डिसजंक्टिव जो होगा वो होगा और। ठीक है, यानी और गेट तुम लोगों ने पढ़ा है, वही चीज़, सेम चीज़ वही है, बस हमको क्या समझना है, रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। रिप्रेजेंट करने के लिए जो कैरेट है ये हमारा एंड को रिप्रेजेंट करता है, इसी को उल्टा कर देते हैं, ये और बन जाएगा। तो एक ये है, या फिर ये हम पाइप साइन लगाते हैं, ये भी बहुत ही फेमस साइन है जो डिसजंक्टिव को रिप्रेजेंट करने के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, सॉरी ये पाइप साइन नहीं है, एक है जैसे यहाँ पे डॉट है ना, तो डॉट के लिए हम लोग प्लस, इसी का उल्टा प्लस कर देंगे। ठीक है, तो ये साइन भी हम लोग अप्लाई करते हैं, या सीधे सीधे और भी लिख सकते हो, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे। डिसजंक्टिव को रिप्रेजेंट करने का तरीका कैरेट साइन उल्टा ऐसे बना दो, या फिर प्लस लगा दो, इसी को हम लोग डिसजंक्टिव कहते हैं। ये काम कैसे करता है, ये इसकी वर्किंग क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इसको हम लोग, मैं तुमको ट्रुथ टेबल में बताऊँगा। अभी मैं बस तुमको यहाँ पर कनेक्टिव्स के बारे में बता रहा हूँ कि कौन कौन सी कनेक्टिव्स या कौन कौन से ऑपरेटर यहाँ पर है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, ये इसकी वर्किंग क्या है, मैं तुम लोगों को जो भी अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, या लाइव क्लास अगर हुई तो लाइव क्लास में बताऊंगा। ट्रुथ टेबल, जब ट्रुथ टेबल हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। ओके, अगले ऑपरेटर या अगले कनेक्टिव्स पे आते हैं। अगला कनेक्टिव है तीसरा नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल। इसी के साथ पहले एक और लिख ले, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड हो गया, और नॉट, यानी इसको हम लोग बोलते हैं निगेशन। ठीक है, हमारा निगेशन, जिसको हम लोग नॉट भी कहते हैं। ठीक है, यानी एंड, जैसे तुमने उसमें पढ़ा होगा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है, उसी तरीके से एंड यानी कंजंक्टिव, और यानी डिसजंक्टिव जो हमारा कनेक्टिव है, एंड नॉट यानी निगेशन। नॉट सिंपल है, इसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने के जो तरीके, इसको जो रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं वो कुछ इस तरीके से है। हम लोग कई तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तुम लोगों ने एक देखा होगा टिल्ड साइन, मैं यहाँ छोटा सा बना रहा हूँ,
ऐसे होता है टिल्ड साइन। ये कीबोर्ड पे अगर तुम देखोगे तो एक नंबर जो बटन आता है ना, जो कीबोर्ड पे न्यूमेरिकल जो एरिया फंक्शन की के अंदर एक नंबर के जस्ट बगल में अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये टिल्ड साइन एक लगा होता है, ठीक है। तो वो टिल्ड साइन हम लोग लगाते हैं, या फिर इसी को हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसे होता है, ऐसे डैश ऊपर वाला, ये समझ रहा, ये एपोस्ट्रोफी की तरह दिखता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस लिखते हो ना, एपोस्ट्रोफी एस वाला नहीं है, ये अलग साइन होता है। ये भी जो फंक्शन के नीचे जो नंबर होते हैं, नंबर के पास एक नंबर के पास तुमको ये मिलेगा, शिफ्ट के साथ इसको अप्लाई किया जाता है, ठीक है। या फिर एक और तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, टिल्ड हो गया, ये डैश हो गया, और एक तरीका होता है बार, ऊपर की तरफ ऐसे बार से भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नॉट को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। ये इसकी भी वर्किंग हम लोग ट्रुथ टेबल के माध्यम से देखेंगे। ट्रुथ टेबल जब हम लोग स्टडी करेंगे तब मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग इसको इसका वर्क क्या है, ये इसका रोल क्या है। हाँ, एक चीज़ और मैंने यहाँ एंड में और मैं छोड़ दिया था, इसका एग्जांपल सिंपल है। अगर P और Q मेरे पास दो प्रोपोजिशन है, और मैं अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे P और Q, या फिर ऐसे लिख सकते हैं P प्लस Q, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक इसी तरीके से अगर मुझे नॉट को रिप्रेजेंट करना है तो नॉट या तो सिंगल प्रोपोजिशन के साथ अप्लाई होता है या पूरे के पूरे कंपाउंड के साथ अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखाऊं तो हम लोग नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं P, या फिर हम कर सकते हैं P, ये नॉट इसको भी बोलते हैं, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं P बार, ठीक है। सिंगल के साथ हो गया। यही चीज़ हम लोग कंपाउंड के साथ भी कर सकते हैं, और करके जैसे मान लो P, तो हम लोग कंपाउंड, जैसे इन दोनों का कंपाउंड है, मैं ऐसे बोल सकता हूँ P डॉट Q का बार, या चीज़ ऐसे कर सकते हैं P प्लस Q डैश, ठीक है। तो कई तरीके हैं, अभी इसमें से कोई भी तरीका तुम लोग अप्लाई कर सकते हो अपने प्रोपोजिशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कंपाउंड में, ठीक है। ओके, तीसरे पॉइंट पे आते हैं जिसको हम लोग को बोलते हैं कंडीशनल। दिस इज कॉल्ड कंडीशनल। कंडीशनल, ठीक है, ये कंडीशनल, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ पे इसको हम लोग जनरली अगर बोलें नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम लोग कहते हैं इफ़ देन, ठीक है। जब भी इफ़ देन वाली बात आती है या सिचुएशन आता है तब हम लोग कंडीशनल कनेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो है दिस, एक साइन है सिंपल सा। अगर हम ऐसे एक साइन लगाते हैं तो इसको हम लोग कंडीशनल बोलते हैं, इफ़ देन, या फिर ऐसे भी बना सकते हैं इसको डबल, कई बार बुक में ऐसे भी दिखाया जाता है, ऐसे भी हम लोग इसको दिखाते हैं, ठीक है। ये हम लोगों के कंडीशनल कनेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। ये चौथा पॉइंट था हमारा। कोई भी डाउट हो तो तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर अगर लाइव क्लास हुई या अगर स्कूल रीओपन होता है तो मैं एक बार तुम लोगों को रिवाइज ज़रूर करा दूंगा इस चीज़ को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये ऐसा टॉपिक है जो तुम्हारे 11th में भी तुम्हें हेल्प करेगा और 12th में भी हेल्प करेगा, क्योंकि फिर से ये सारी चीज़ें 12th में तुमको मिलेंगी। अगर तुम लोग चाहो तो इसको 12th की बुक में भी देख सकते हो, 12th का चैप्टर यही सेम चैप्टर ही है उसमें, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको 11th में स्टडी करेंगे ताकि 12th में हम लोगों को एक अच्छा टाइम मिल जाए। हल्का फुल्का हम रिवाइज़ करेंगे बस 12th में, इसीलिए इसको ध्यान से अभी तुम लोग स्टडी कर लेना, कोई भी डाउट हो तो क्लियर कर लेना, ठीक है। ओके, एक ये तरीका है, और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। एक ऐसे भी बहुत से लोग रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ठीक है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला तरीका है वो ये है और ये है, ठीक है, जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके, इसी तरीके से इसमें भी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला तरीका ये है और ये है, इसमें तो दो ही है ही, ठीक है। ओके, आते हैं ये कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर वही चीज़ मैं अगर लूँ तो P और Q अगर मेरे पास है तो हम इसको सीधा सीधा रिप्रेजेंट करेंगे P to Q, या फिर ऐसे बोल सकते हैं P to Q, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको दिखाते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है इफ़ देन, और इफ़ देन में हम क्या बोलते हैं, इफ़
P is true then Q is true. If P is true then Q is true. इसका सिंपल सा मतलब यही है, इफ़ P is true then Q is true. ठीक है, अब ये काम कैसे करता है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि काम कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है. इसकी वर्किंग समझने के लिए हम लोगों को ट्रुथ टेबल समझना होगा. तो ट्रुथ टेबल मैं अगले वीडियो में बनाऊँगा, या जैसे ही जो भी टाइम मिलेगा, या लाइव क्लास अगर हुआ तुम लोगों का तो मैं उसमें बताऊंगा. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका मैं यहाँ पे ज़रूर बता दे रहा हूँ कि सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं. अगर हम लोग ऐसे करें तो इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू, इसकी मीनिंग क्या हुई. इसकी मीनिंग करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यानी इसको एक्सटेंड कर देते हैं. तो हम बोलते हैं P बार प्लस Q, यानी P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू का जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट पाने के लिए हम इस तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, P बार प्लस Q, यानी P का नॉट प्लस Q, यानी Q के साथ और, यानी डिसजंक्टिव. ठीक है, ऐसे हम लोग कर सकते हैं. तो ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाता है. तो ये हमारा चौथा कनेक्टिव था. इसी तरीके से हम पांचवें कनेक्टिव को देखते हैं. पांचवें कनेक्टिव में अगर हम बात करें तो पांचवा कनेक्टिव जो मेरा है वो है बाई कंडीशनल. ये कंडीशनल था, ये बाई कंडीशनल. मैं थोड़ा फ्रेम में ले लूँ. कंडीशनल, ठीक है. बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल का जैसे यहाँ इफ़ देन है, तो बाई कंडीशनल का बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, जिसको इक्विवेलेंस भी बोला जाता है और इसको इम्प्लीकेशन भी कहते हैं. इसको इम्प्लीकेशन और इसको इक्विवेलेंस भी कहा जाता है. ठीक है, ये इसका दूसरा फॉर्म है. ठीक है, जनरल फॉर्म जिसको हम लोग कह सकते हैं. हाँ, अब इसका एक कॉन्सेप्ट है. पहली चीज़, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, मैं ये तुम लोगों को दिखा दूँ. इसका रिप्रेजेंटेशन, ई कंडीशनल था सिंगल डायरेक्शन, तो बाई कंडीशनल है तो डबल डायरेक्शन होगा. दोनों तरफ इसको लगा दो ऐसे, या फिर ऐसे अगर मैं लगा देता हूँ तो इसी को हम लोग बाई कंडीशनल कहते हैं, या डबल लाइन लेके लगाया जा सकता है ऐसे. इसको हम लोग बाई कंडीशनल कहते हैं. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का, बाई कंडीशनल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है. ओके, अब इसको पहले यहाँ पे मैं दिखा दूँ. अगर P और Q मेरे पास दो प्रोपोजिशन है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम लिखेंगे P बाई कंडीशनल Q, या फिर P बाई कंडीशनल Q. ठीक है, इसका भी सिंप्लीफिकेशन है, इसका भी सिंपल फॉर्म है. इसको जो सिंपल फॉर्म है हम ऐसे बोल सकते हैं P Q, ये Q है, प्लस P बार Q बार. इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से. ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि एक्सटेंडेड फॉर्म, यानी ये अगर इस तरह से हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, मान लो तुमको इस तरह सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, इसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा है, या तुम्हें याद नहीं है, या कर नहीं पा रहे हो, तो इसका नॉर्मल फॉर्म कर लो. यहाँ पे देखो P Q, यानी P डॉट Q है, यानी कंजक्टिव है, यानी एंड है, और यहाँ पे P बार और Q बार के बीच में भी एंड है, और उसके बाद उसका प्लस कर लो. तो इस तरह से हम लोग P बाई कंडीशनल Q का आंसर भी निकाल सकते हैं. कैसे आंसर निकलेगा फिर मैं बोल रहा हूँ कि जब हम लोग ट्रुथ टेबल देखेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा. हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे तुम लोगों को ज़रूर क्लियर कर दूँ इसी कंडीशनल और बाई कंडीशनल में, कि इसका मतलब क्या है. फिर से मैं बोल दूँ कि क्योंकि ये अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. क्या कन्फ्यूज़न होता है कि कंडीशनल है इफ़ देन, तो इसका पॉइंट बस याद रखना, इफ़ P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू, यानी अगर P ट्रू है तो Q ट्रू होना चाहिए तभी आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. यानी इसका ओवरऑल आंसर अगर देखा जाए तो इसका आंसर P अगर ट्रू है और Q फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, अदरवाइज सारे आंसर ट्रू होंगे. इसको उल्टा बोलें तो ऐसे होगा कि P अगर ट्रू है, Q अगर फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा, उसके अलावा सारे आंसर ट्रू होंगे. ठीक इसी तरीके से इसमें अगर मैं बोलूँ बाई कंडीशनल में इफ़ एंड ओनली इफ़, इसका मतलब ये हुआ कि P, यहाँ पे देख सकते हो P एंड Q, ये जो दोनों हैं P और Q, या तो समझना, या तो दोनों के दोनों ट्रू हों या तो दोनों के दोनों फॉल्स हों, तब आंसर ट्रू होगा. ठीक है, तो इसमें क्या था कि P इज़ ट्रू देन Q इज़ ट्रू, मतलब अगर P ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है तो आंसर फॉल्स हो जाएगा.
क्यों? क्योंकि ये बोला जा रहा है ना इफ़ दिस देन दैट, तो अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी तो ट्रू होगा, अदरवाइज फेल हो जाएगा। तो अगर ये ट्रू है, ये फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स होगा। इसके अलावा सिंपल में इसके अलावा सारे आंसर ट्रू होंगे। इसमें दोनों के दोनों या तो ट्रू हों तब आंसर ट्रू होगा, या दोनों के दोनों फॉल्स हों तब आंसर ट्रू होगा। तो ये सिंपल तरीके से समझने का तरीका होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हमको समझना होगा ट्रुथ टेबल, ठीक है, ट्रुथ टेबल, ये हम लोगों को समझना होगा, तभी इसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें आसानी से क्लियर हो पाएगा कि इसका मतलब क्या है। जैसे तुम लोगों को 10th में मैंने बताया होगा कि एंड और एंड नॉट का ट्रुथ टेबल मैंने ज़रूर बताया होगा, तुम लोग उसको देख करके इसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर भी मैं ट्रुथ टेबल अगले वीडियो में बना करके तुम लोगों को बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है, इसकी वर्किंग क्या है और कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट या एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कोई भी डाउट हो तो तुम लोग पूछ सकते हो। थैंक यू।